Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 10th of February 2023. Let's begin nursing MCQs class for upcoming nursing recruitment exams. First question is, during giving enema, the distance to which the tube inserted into an adult is. आपको बताना है एनिमा लगाते समय किसी अडल्ट में एनिमा ट्यूब को कितना इंसर्ट किया जाता है। 1 से 2 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 3 से 4 मीटर या 1 से 1.5 इंच। एनिमा के बारे में आप सभी जानते हैं। अगर किसी क्लाइंट के रेक्टम में किसी सॉल्यूशन को अलग अलग पर्पस के लिए इंस्टिल किया जाए तो ये प्रोसेस एनिमा कहलाता है। एनिमा का उपयोग बाउल को क्लीन कराने, मेडिकेशन डिलीवर कराने, एनेस्थीसिया इफेक्ट लाने, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने, फीवर कम करने आदि के पर्पस से किया जाता है और जैसी जिसकी उपयोगिता होती है वैसा इसे नाम दिया गया है। अगर आपसे मेजर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो आप किसी भी एनिमा को दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है इवैक्यूएंट एनिमा और एक होता है रिटेंशन एनिमा। इवैक्यूएंट एनिमा के अंदर जो सॉल्यूशन रेक्टम में डाले जाते हैं वो तुरंत ही रेक्टम में जाकर वापस बाहर आ जाते हैं, जबकि रिटेन्ड एनिमा में दिए जाने वाले सॉल्यूशन की मात्रा तो कम होती है लेकिन ये काफी समय तक रेक्टम के अंदर रहते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं और अपने पर्पस को पूरा करते हैं। इवैक्यूएंट एनिमा की टाइप की बात करें तो सिंपल, कोल्ड, मेडिकेटेड। और रिटेंशन एनिमा की बात की जाए तो इसमें स्टिमुलेंट, एनेस्थेटिक, न्यूट्रिएंट, इमोलेंट ये सभी टाइप्स आते हैं। सिंपली इनके पर्पस को डिस्कस करते हैं और फिर इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। जैसे कि अगर किसी क्लाइंट के अंदर आप सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा लगाते हैं तो इसका पर्पस होता है कि पर्सन में जो कॉन्स्टिपेशन कंडीशन है उसे रिलीव करना, यानी पेशेंट को कब्ज है, वो स्टूल पास नहीं कर पा रहा है, तो इस सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा का इस्तेमाल किया जाता है और इस वजह से इसे हम क्लिनसिंग एनिमा के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के एनिमा के अंदर सोप जेली, नॉर्मल सलाइन, टैप वाटर आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकंड हम बात करेंगे कोल्ड वाटर एनिमा या फिर आइस एनिमा की। अगर किसी क्लाइंट में बहुत ज़्यादा फीवर है, हाई बॉडी टेम्परेचर है, तो इसे कम करने के लिए इस एनिमा का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें हम 80 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट वाले टैप वाटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इवैक्यूएंट एनिमा के ही मेडिकेटेड टाइप के एनिमा की, जिसमें सबसे पहले आता है पुर्गेटिव एनिमा। पुर्गेटिव एनिमा का इस्तेमाल हम इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स को बढ़ाने के लिए, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए करते हैं और इसके अंदर आप ग्लिसरीन प्लस वाटर सॉल्यूशन, कैस्टर ऑयल आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्ट्रीजेंट एनिमा की। एस्ट्रीजेंट एनिमा अगर किसी क्लाइंट में रेक्टम एरिया से ब्लीडिंग हो रही है या वहां पर इन्फ्लामेशन आदि है तो इसके ट्रीटमेंट में कर सकते हैं। इसके लिए हम टैनिक एसिड का सॉल्यूशन, एलम आदि का काम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है कार्मिनेटिव एनिमा। अगर किसी क्लाइंट को एब्डोमिनल गैस डिस्टेंशन है ड्यू टू गैस, तो इस गैस को रिलीव कराने के लिए, गैस पास करवाने के लिए, फ्लैटस पास करवाने के लिए कार्मिनेटिव एनिमा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर टिंचर ऑफ टर्पेंटाइन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी हेलमेंथिक एनिमा। इसके नाम से ही पता चल रहा है, अगर किसी बच्चे को या किसी पर्सन को पेट में कीड़े पड़ जाएं तो इस प्रकार के इंटेस्टाइन को, वॉर्म्स को, कीड़ों को मारने के लिए एंटी हेलमेंथिक एनिमा का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर आप हाइपरटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑयल एनिमा का। अगर किसी क्लाइंट में कॉन्स्टिपेशन है
और उसका जो स्टूल है वो काफी ज्यादा हार्ड हो चुका है, वो चाहकर भी इसे पास नहीं कर पा रहा है, तो इस सिचुएशन के अंदर हम ऑयल एनिमा का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आप ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिटेंड टाइप के एनिमा की। रिटेंड टाइप का एनिमा ऐसा एनिमा जो कि लंबे समय तक रेक्टम में छोड़ा जाता है, जिसकी क्वांटिटी कम होता है और इसका मोस्टली एब्जॉर्प्शन भी देखने को मिलता है। सबसे पहला आता है स्टिमुलेंट टाइप का एनीमा। इसका पर्पस क्या है? किसी भी पर्सन को यदि शॉक जैसी कोई कंडीशन है और इस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए स्टिमुलेंट एनीमा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उसे स्टिमुलेशंस मिलते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो ब्लैक कॉफी इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट आता है एनेस्थेटिक टाइप का एनीमा। अगर किसी क्लाइंट को अगर आप में एनेस्थीसिया इंड्यूस करवाना है तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद न्यूट्रिटिव एनीमा, इसके अंदर आप फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट है आदि को इस रूट से डिलीवर करके न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर किसी क्लाइंट को सिडेटिव्स ड्रग देनी है तो इसमें सिडेटिव एनीमा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर आप पोटेशियम ब्रोमाइड, पैराल्डिहाइड ये सब सॉल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है इमोलिएंट एनीमा। इमोलिएंट एनीमा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की मुकोसा आदि को रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली डायरियल पेशेंट्स को ये दिया जाता है। इसमें स्टार्च और ओपियम मिक्स करके एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेरियम एनीमा। ये डायग्नोसिस पर्पस से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बेरियम सल्फेट की डाई को एडमिनिस्टर करके एक्सरे किया जाता है और इस एक्सरे में ये डाई कैच होती है, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन या एब्नॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये सभी एनीमा टाइप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपके रिवीजन पर्पस से हमने इसे यहाँ डिस्कस किया। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स आप चाहें तो लिख सकते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि अगर किसी अडल्ट पर्सन के अंदर आपको एनिमा लगाना है तो किस साइज का कैथेटर आप यूज करेंगे? तो आप बता सकते हैं 22 से लेकर 30 फ्रेंच साइज का कैथेटर हम यूज करेंगे। और कितना इसे इंसर्ट करेंगे तो आप बताएंगे 3 to 4 इंचेस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चिल्ड्रन की, चाइल्ड की। अगर बच्चे को अगर आप एनिमा लगाने जा रहे हैं तो इसके लिए 14 से 18 फ्रेंच साइज की ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे और इसे 2 से 3 इंच एडमिनिस्टर किया जाएगा। और आखिरी में हम बात करते हैं इन्फेंट की। इन्फेंट के लिए आप 12 फ्रेंच साइज का कैथेटर लेंगे और इसे 1 से 1.5 इंच एडमिनिस्टर करेंगे। यस, तीन चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें। हमने क्या बताया आपसे? अगर आप किसी अडल्ट पर्सन के अंदर एनिमा लगाने जा रहे हैं तो उस समय आप सबसे पहले उसे लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। ये चीज भी यहाँ नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम इसे लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। लेफ्ट लेटरल पोजीशन का सिंपल मीनिंग होता है बाईं करवट पर लेटाना। इसे आप कई बार सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी कह देते हैं। तो पर्सन को बाईं करवट पे लेटाकर उसके बाद अडल्ट पर्सन में 20 से 30 फ्रेंच साइज की ट्यूब लेंगे और उसे 3 से 4 इंच एडमिनिस्टर करेंगे। 1 इंच का मतलब होता है 2.5 सेंटीमीटर, और अगर आप यहाँ पर 4 इंच एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो इसका मतलब है 10 सेंटीमीटर आपको इन करना पड़ेगा ट्यूब को रेक्टम के अंदर। अब बात करते हैं चिल्ड्रन की। चिल्ड्रन के अंदर 14 से 18 फ्रेंच, 2 से 3 इंच इंसर्शन होगा। और इन्फेंट के अंदर 12 फ्रेंच साइज की ट्यूब होगी और 1 से 1.5 इंच इसका इंसर्शन होगा। इसके अलावा आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है यहाँ पर, जैसे हम बात करें कि इसका अमाउंट कितना यूज किया जाता है। अमाउंट नोट कर लीजिएगा। अमाउंट के बारे में हम बात करेंगे अडल्ट, उसके बाद में चिल्ड्रन और फिर आएगा इन्फेंट। अडल्ट, चिल्ड्रन, इन्फेंट। और इसके अंदर पहले हम डिस्कस करेंगे इवैक्यूएंट एनिमा और उसके बाद हम बात करेंगे रिटेंड एनिमा की। इसे आप इस तरह से टेबल बनाकर नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
प्रीवियस एग्जाम में कई बार इससे पूछा गया है। जैसे कि अगर आपको अडल्ट के अंदर इवैक्यूएंट एनिमा लगाना है तो इसके लिए आप 500 से लेकर 1000 ml तक का सॉल्यूशन इन करेंगे, पोर करेंगे। और चिल्ड्रन के केस के अंदर 250 से 500 ml तक का सॉल्यूशन, और इन्फेंट के केस में 250 ml से कम इवैक्यूएंट एनिमा के सॉल्यूशन को रेक्टम में पुट किया जाएगा। अब रिटेंड के बारे में हमने बताया था कि ये रेक्टम में लंबे समय तक रहते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अडल्ट के अंदर रिटेंड एनिमा लगाते समय करीबन 100 से 150 ml तक का सॉल्यूशन इंसर्ट किया जाएगा, और चिल्ड्रन के केस में 50 से 100 ml का सॉल्यूशन, और इन्फेंट के केस के अंदर लेस देन 50 ml का सॉल्यूशन आपको इन करना है। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा याद रखिएगा, अगर किसी क्लाइंट को अपेंडिसाइटिस है या बाउल परफोरेशन जैसी कोई कंडीशन है, या कोई रिसेंट रेक्टम सर्जरी हुई है, तो इस केस में कभी भी उसमें एनिमा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इंटेस्टाइन में अगर स्टिमुलेशन होता है तो वहां पर डैमेज देखने को मिल सकता है, रप्चर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the client is admitted to postpartum unit with an order to continue the infusion of pitocin, which finding indicate that pitocin is having desired effect। किसी वुमेन में डिलीवरी के बाद पिटोसिन ड्रग दी जा रही है, यानी वुमेन की डिलीवरी हो चुकी है, अब वुमेन को पिटोसिन यानी ऑक्सीटॉक्सिन की ड्रिप दी जा रही है, ड्रिप चलाई जा रही है। इस पिटोसिन ड्रग के द्वारा कौन सा इफेक्ट कॉज करने पर हम ये मानेंगे कि ये ड्रग अपना काम सही कर रही है? ऑप्शंस आर, द फंडस इज डेविएटेड टू लेफ्ट, अगर वुमेन के यूट्रस का फंडस लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाए तो, झुक जाए तो, मुड़ जाए तो। ऑप्शन बी, द फंडस इज फर्म एंड इन मिडलाइन, जो यूट्रस का फंडस पार्ट है वो सख्त हो जाए, फर्म हो जाए, टाइट हो जाए और बिल्कुल सेंटर में मौजूद रहे। ऑप्शन सी, द फंडस इज बॉगी, जो फंडस पार्ट है यूट्रस का वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाए, दलदला हो जाए, लसलसा हो जाए, ढीला ढाला हो जाए। ऑप्शन डी, द फंडस इज टू फिंगर बिनीथ बिलो द अम्बिलिकस, फंडस की पोजीशन अम्बिलिकस यानी नाभि से 2 फिंगर्स नीचे शिफ्ट हो जाए तो। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी फाइंडिंग के मिलने पर आप ये मानेंगे कि क्लाइंट को दी जा रही ऑक्सीटॉक्सिन या पिटोसिन ड्रग अपना काम करना शुरू कर चुकी है? यस, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। किसी भी वुमेन में डिलीवरी के बाद ऑक्सीटॉक्सिन लगाकर हम प्लेसेंटा के बचे हुए टुकड़ों को निकालते हैं, या प्लेसेंटा को डिलीवर करवाते हैं, या फिर यूट्रस से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो यूट्रस की टोन बढ़ाकर उस ब्लीडिंग को रोका जाता है। जब आप डिलीवरी के बाद किसी वुमेन को ऑक्सीटॉक्सिन देते हैं तो उसका मेन उद्देश्य होता है ब्लीडिंग को रोकना। और ब्लीडिंग कब रुकेगी? जब यूट्रस में ऑक्सीटॉक्सिन के कारण कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो ब्लड वेसल्स के खुले हुए सिरे मौजूद हैं यूट्रस में, जहां से लगातार ब्लड बाहर निकल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण इन सिरों पर दबाव पड़ेगा, और दबाव की वजह से यहाँ ब्लड रुकेगा और क्लॉट बन जाएगा और फिर ब्लीडिंग नहीं होगी। तो यही पर्पस होता है पिटोसिन देने का। अब यूट्रस इस पिटोसिन के कारण सख्त हो गया है और मिडलाइन में है, तो इसका मतलब ये ड्रग अपना काम कर रही है। अगर किसी वुमेन के अंदर यूट्रस एक तरफ झुक जाए, यानी लेफ्ट या राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो इसका मतलब है कि उसका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो फुल है। अगर यूट्रस बॉगी है, सॉफ्ट है, दलदला है, लचीला है, मुलायम है, तो इसका मतलब है कि इस वुमेन में ब्लीडिंग होने की रिस्क बहुत ज्यादा है। और ये याद भी रखिएगा, डिलीवरी के बाद अगर किसी वुमेन का फंडस पार्ट ऑफ यूट्रस आपको बहुत ज्यादा सॉफ्ट महसूस होता है, तो इस सिचुएशन में आप वहां पर मसाज करेंगे
और मसाज करके उसे सख्त बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ब्लीडिंग ना हो। और अगर मसाज से ये चीज़ नहीं सॉल्व हो रही है तो डॉक्टर से बात करके इसमें पिटोसिन ड्रग शुरू करवाएंगे। यूट्रस की पोजीशन पिटोसिन के कारण चेंज नहीं होती है तो ये ऑप्शन भी आपका गलत रहेगा। आइए यहाँ पर ऑक्सीटॉक्सिन यानी पिटोसिन ड्रग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑक्सीटॉक्सिन या पिटोसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। ऑक्सीटॉक्सिन जो ड्रग है ये पिटोसिन या सिंटोसिनोन किसी भी नाम से मार्केट में ली जा सकती है। ऑक्सीटॉक्सिन ड्रग मुख्य रूप से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन शुरू करवाने के उद्देश्य से दी जाती है। अगर किसी वुमेन में लेबर प्रोसेस शुरू नहीं हो पा रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे हैं, तो इन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को लाने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन दिया जाता है। ऑक्सीटॉक्सिन इंट्रामस्कुलर रूट से भी दिया जा सकता है, आईवी दिया जा सकता है, ओरल दिया जा सकता है और नेजल प्रिपरेशन भी इसकी अवेलेबल होती हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके अलावा जिन वुमेन में ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स नहीं हो रहा है यानी ब्रेस्ट बर्ड सकिंग के बाद भी मिल्क बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसमें अ, ये मेडिसिन दी जा सकती है, ऑक्सीटॉक्सिन दी जा सकती है जिससे कि जो बच्चे के माउथ तक दूध पहुंच सके यानी मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स आ सके। और इसके अलावा जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट करवाने के लिए टू स्टॉप द ब्लीडिंग इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पर जब हम ऑक्सीटॉक्सिन देते हैं तो इससे कुछ एडवर्स रिएक्शंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि इस मेडिसिन को देने के बाद बॉडी के दूसरे जो स्मूथ मसल्स होते हैं ब्लड वेसल्स आदि के, उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं जिससे वुमेन का बीपी बढ़ने लगता है और इसके इफेक्ट के कारण हार्ट रेट बढ़ सकती है वुमेन में यानी टैकीकार्डिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। और अगर ऑक्सीटॉक्सिन की डोज ज़्यादा हो जाए तो ये मान के चलिए इतने ज़्यादा यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आने लगेंगे कि यूट्रस रप्चर तक हो सकता है। इस इसका बच्चे पर भी कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि लगातार यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं तो बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है यानी एनोक्सिया स्टेट हो सकती है। और इसके अलावा बच्चे का जो लगातार कॉन्ट्रैक्शंस पड़ने के कारण, दबाव पड़ने के कारण उसका हार्ट है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ एडवर्स रिएक्शंस हैं जो कि ऑक्सीटॉक्सिन के कारण देखने को मिल सकते हैं। जब भी आप किसी वुमेन के अंदर ऑक्सीटॉक्सिन दें तो आप हमेशा उसके वाइटल साइंस को जरूर चेक करें और लगातार चेक करते रहें ताकि आप किसी भी इमरजेंसी कंडीशन के लिए पहले से प्रिपेयर रह सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको प्लेसेंटा के टाइप्स के बारे में बताना है। आप उस प्लेसेंटा टाइप का नाम बताएंगे जिसमें फाइब्रस रिंग मार्जिन्स पर प्रेजेंट होती है। प्लेसेंटा के उस टाइप का नाम बताएं जिसमें मार्जिन्स के ऊपर फाइब्रस रिंग प्रेजेंट होती है। यस, इट इज प्लेसेंटा मार्जिनेटा। प्लेसेंटा मार्जिनेटा टाइप के प्लेसेंटा में प्लेसेंटा के मार्जिन्स पर एक फाइब्रस रिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आपको बताना है प्लेसेंटा टाइप जो कि पतला और काफी बड़ा होता है। थिन एंड लार्ज टाइप का प्लेसेंटा कौन सा होता है? यस, एग्जैक्टली, इट इज प्लेसेंटा मेम्ब्रेन। इट इज प्लेसेंटा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आपको बताना है कॉर्ड इज अटैच्ड टू मार्जिन्स ऑफ प्लेसेंटा। उस टाइप का प्लेसेंटा जिसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसके बिल्कुल मार्जिन पर यानी छोर पर कनेक्टेड होती है। यस, इट इज कॉल्ड बैटरडोल प्लेसेंटा। बैटलडोर प्लेसेंटा। जैसे कि आपने इस तरह की स्ट्रक्चर देखी होगी, बैडमिंटन खेलते समय जो रैकेट इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर कुछ प्लेसेंटा की होती है।
यहाँ पर ये मान लीजिए प्लेसेंटा है और इस प्लेसेंटा के बिल्कुल सिरे पर यानी मार्जिन पर यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड यदि अटैच होती है तो इसे बैटलडोर टाइप का प्लेसेंटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज lengthening of umbilical cord and spurt of blood from the vagina indicates। अगर किसी क्लाइंट के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई अचानक बढ़ जाए और वेजाइना से ब्लड का एक फव्वारा निकले यानी ब्लड निकले, स्पुरुट ऑफ ब्लड निकले, तो ये कंडीशन या ये सिचुएशन क्या कहलाती है? हिमेटोमा, प्लेसेंटा प्रेविया, प्लेसेंटल सेपरेशन, यूट्राइन एटॉनी। The right answer is option C, placental separation। जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे के डिलीवर होने के बाद प्लेसेंटा भी यूट्रस से बाहर आने के लिए अपनी अटैचमेंट को छोड़ देता है और जैसे ही प्लेसेंटा अपनी इम्प्लांटेशन साइट से हटेगा, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी लंबाई बढ़ेगी, साथ ही साथ वेजाइना से ब्लीडिंग भी होगी। तो जब आपको अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ बढ़ी हुई मिले तो इसका मतलब है कि प्लेसेंटा अब सेपरेट हो चुका है। आइए यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वेजाइना से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लें जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेजाइना की लेंथ कितनी होती है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं इस चीज को। वेजाइना की अगर आपसे पूछ ली जाए कि लेंथ कितनी होती है तो आप कितना बताएंगे? यस एग्जैक्टली 8 से 10 सेंटीमीटर वेजाइना की लेंथ होती है, 8 से 10 सेंटीमीटर। और अगर आपसे इसका डायमीटर पूछ लिया जाए, यस एग्जैक्टली 2.5 सेंटीमीटर्स, या फिर आप इसे 1 इंच कह सकते हैं, 1 इंच कह दीजिए या 2.5 सेंटीमीटर कह दीजिए, दोनों का ही मतलब सेम होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई वुमेन जब बिल्कुल स्टैंड अप पोजीशन में है, सीधी खड़ी है, तो उसकी वेजाइना हॉरिजॉन्टल के साथ कितनी डिग्री का एंगल बनाएगी, तो आप कितना बताएंगे? यस एग्जैक्टली 45 डिग्री। जब वुमेन इरेक्ट पोजीशन में होती है, बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, तो उसकी वेजाइना हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है विथ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरह की पोजीशन, जमीन से वुमेन का जो वेजाइनल पार्ट है वो कितना एंगल बना रहा है, सिंपली ये हॉरिजॉन्टल कहलाता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेजाइना की कुल कितनी वॉल्स होती हैं तो क्या बताएंगे आप? टोटल वॉल्स, यस 4 वॉल्स आर देयर। वेजाइना की 4 दीवारें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड 2 लेटरल वॉल्स, यानी आगे वाली एंटीरियर, पीछे वाली पोस्टीरियर और साइड वाली 2 लेटरल वॉल्स होती हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेजाइना की एंटीरियर साइड की लेंथ कितनी होती है और पोस्टीरियर साइड की लेंथ कितनी होती है तो क्या बताएंगे? एंटीरियर वॉल लेंथ, पोस्टीरियर लेंथ। यस, एंटीरियर जो है 7 सेंटीमीटर होता है और पोस्टीरियर 9 सेंटीमीटर होता है। इस चीज को याद रखिएगा, जो वेजाइना है उसका जो एंटीरियर लेंथ है वो सिर्फ 7 सेंटीमीटर का होता है और जो पोस्टीरियर लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर का होता है।
यानी आगे वाली जो लेयर है वो कुछ कम लंबाई में होती है, पीछे वाली लेंथ ज्यादा लंबाई में होती है, क्योंकि वेजाइना की पोजीशन हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, इस वजह से ये कारण देखने को मिलता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेजाइना में कुल कितनी फॉर्निक्स होती हैं, तो आप क्या बताएंगे? फॉर्निक्स का देखिए मतलब होता है, वेजाइना जैसे मान लीजिए ये वुमेन का यूट्रस है और ये सर्विक्स वाला पार्ट है और ये वेजाइना वाला पार्ट है। तो ये जो सर्विक्स वाला हिस्सा है इसे मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये जो सर्विक्स वाला पार्ट है ग्रीन कलर का, ये इस वेजाइना के अंदर कुछ हिस्सा आगे की तरफ निकला होता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस हिस्से के आसपास का जो ये हिस्सा है, खाली स्पेस है, इसे आप फॉर्निक्स कहते हैं। जब सर्विक्स वेजाइना में जिस जगह ओपन होता है तो थोड़ा बाहर की तरफ होता है, तो इसके आसपास का जो स्पेस है उसे हम फॉर्निक्स के नाम से जानते हैं, और जितनी भी वेजाइनल सपोसिटरीज होती हैं इसी जगह पर रखी जाती हैं। तो याद रखिएगा, वेजाइना के अंदर अगर आपसे पूछ लें तो आप बता सकते हैं टोटल 4 फॉर्निक्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एंटीरियर, पोस्टीरियर और 2 लेटरल होते हैं। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे, ये सभी पॉइंट्स यहां से इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर वेजाइना टर्म को हमने डिस्कस किया। अब अगर आपसे एम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछ लिए जाएं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। नोट करिएगा हेडिंग अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अम्बिलिकल कॉर्ड को आप फ्यूनिस के नाम से भी जानते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड को आप फ्यूनिस के नाम से भी जानते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड होता क्या है? ये प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहती है, एक हिस्से पर, एक सिरे पर, और दूसरा सिरा बच्चे की अम्बिलिकल से कनेक्ट होता है। तो हम कह सकते हैं ये मदर और बच्चे के बीच में एक कनेक्शन लिंक होता है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन, ब्लड, न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट आदि का एक्सचेंज होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है उसके ऊपर एमनियोटिक एपिथेलियम पाई जाती है। याद रखिएगा, इसके अंदर दो आर्टरीज और एक वेन होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। इसमें एक कंडीशन साथ में नोट कर सकते हैं आप। इनिशियली अप टू 4 months इसके अंदर 2 आर्टरी और 2 वेन्स होती हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए आफ्टर 4 months, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर 2 आर्टरी और एक वेन होती है। तो हम कह सकते हैं कि 4 महीने की उम्र होने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड में एक वेन कम हो जाती है, तो हम ये यहाँ पर 2 आर्टरी और एक वेन प्रेजेंट रहती है। अम्बिलिकल कॉर्ड से इसकी लेंथ का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो आप इसके बारे में लिख लीजिएगा। इसकी जो लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर होती है, 50 सेंटीमीटर होती है, और अगर रेंज में पूछें तो आप कह सकते हैं 30 से 100 सेंटीमीटर तक अम्बिलिकल कॉर्ड हो सकती है। इसके डायमीटर के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं ये 1.25 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है, या फिर आप इसे 1.5 सेंटीमीटर लिख लीजिए, ये एग्जैक्ट सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग प्लास्टर कास्ट द नर्स शुड असेस फर्स्ट। किसी क्लाइंट में
प्लास्टर लगाने के बाद इनमें से कौन सी चीज का असेसमेंट करना सबसे ज्यादा जरूरी है? कलर ऑफ एक्सट्रीमिटीज, टेम्परेचर, मूवमेंट ऑफ टो, या फिर पैलर? द राइट आंसर इज मूवमेंट ऑफ टो। प्लास्टर कास्ट करने के बाद पेशेंट की एक्सट्रीमिटी में प्रॉपर सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं, वहां पर नर्व सप्लाई प्रॉपर है या नहीं, प्लास्टर कास्ट ज्यादा टाइट तो नहीं लगा दिया, इस चीज के असेसमेंट के लिए हम मूवमेंट ऑफ टो को चेक करते हैं। यानी पेशेंट अपने अंगूठे को, टो को मूव करवा पा रहा है या नहीं, इस चीज का असेसमेंट करके हम प्लास्टर कास्ट की टाइटनिंग को असेस कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा ही प्लास्टर कास्ट बनाया जाता है, जो कि फ्रैक्चर होने पर बोन को वापस आपस में जोड़ने के लिए, इमोबिलाइज रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साल्क वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। इनमें से साल्क वैक्सीन किस डिजीज के प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है? मीजल्स, पोलियो, मम्स, रेबीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पोलियो। पोलियो डिजीज से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पोलियो डिजीज जो है 5 साल से कम उम्र के बच्चों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, और इसे इस वजह से इन्फेंटाइल पैरालिसिस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। अगर अडल्ट स्टेज के अंदर पोलियो होता है तो ये पोस्ट पोलियो सिंड्रोम कहलाएगा। पोलियो बेसिकली वायरस के द्वारा फैलने वाला एक इन्फेक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ वायरल इन्फेक्शन। और पोलियो के अंदर पोलियो वायरस के 3 सीरोटाइप्स होते हैं, पोलियो वायरस 1, 2 एंड 3। पोलियो डिजीज का ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट से होता है, और पोलियो के पेशेंट में पोलियो को आइडेंटिफाई करने के लिए जो सैंपल लिया जाता है वो भी स्टूल सैंपल होता है। पोलियो डिजीज के इन्फेक्शन इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं 7 से 14 दिन के बीच इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। पोलियो वैक्सीन की यदि बात की जाए तो पोलियो वैक्सीन दो प्रकार का होता है। एक पोलियो वैक्सीन होता है जिसे साल्क नामक पर्सन ने दिया था, और एक था सेबिन द्वारा दिया गया। सेबिन द्वारा दिया गया वैक्सीन लाइव टाइप का वैक्सीन है, और साल्क पोलियो वैक्सीन किल्ड टाइप का वैक्सीन है। सेबिन द्वारा दिए गए वैक्सीन को हम ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, और इसकी जो डोज होती है 2 ड्रॉप्स होती है। ओरल पोलियो वैक्सीन को आप जन्म के समय, 6 सप्ताह की एज पर, 10 सप्ताह की एज पर, 14 सप्ताह की एज पर, और 16 से 24 मंथ की एज पर लगाते हैं। यानी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंतर्गत करीबन 5 बार ओरल पोलियो वैक्सीन की डोज दी जाती है। और जो साल्क वैक्सीन है जिसे आप आईपीवी के नाम से जानते हैं, उसे 14th वीक पर लगाया जाता है। इसके अलावा एक फ्रैक्शनल आईवीपी डोज भी दी जाती है जिसे 6 वीक और 14 वीक्स पर दिया जाता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार। पोलियो के बारे में आपसे और पूछा जा सकता है कि पोलियो का आखिरी केस इंडिया में कब आया था, तो आप बताएंगे 13 जनवरी 2011 को। 13 जनवरी 2011 को इंडिया में पोलियो का लास्ट केस रिपोर्ट हुआ था, और इंडिया को मार्च 2014 में पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया था। और पोलियो वैक्सीन जो है मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, यानी कि अगर इस वैक्सीन को थोड़ा भी हीट एक्सपोजर मिले तो ये यूज करने लायक नहीं रह जाता, खराब हो जाता है, और इसे ही आप फ्रीज रेसिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं।
Next question is, which of the following risk factors is associated with cervical cancer? इनमें से सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा रिस्क फैक्टर है? यूट्रस के सर्विक्स वाले पार्ट में कैंसर यदि होता है तो इसके लिए रिस्क फैक्टर क्या है? ओबेसिटी, अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, फैमिली हिस्ट्री, इंक्रीज्ड एज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर कोई वुमेन अर्ली एज के अंदर, छोटी उम्र के अंदर से ही सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाती है तो उसमें सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ये इसका मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन ए, सी और डी के अंदर ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री और इंक्रीज्ड एज दिया गया है। ये सभी ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर के रूप में माने जाएंगे। सर्वाइकल कैंसर के लिए सभी रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो इसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन, स्मोकिंग, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मल्टीपल सेक्स पार्टनर, बार बार सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का होना इम्पॉर्टेंट है। सर्वाइकल कैंसर होने पर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स वुमेन को फेस करने पड़ेंगे? सबसे पहले और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला साइन एंड सिम्टम होगा वेजाइनल डिस्चार्ज, जो कि ब्लड स्टेन्ड होगा। यानी ब्लड के साथ अगर वेजाइनल डिस्चार्ज आता है तो ये सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट कॉमन सिम्टम माना जाएगा। इसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वुमेन को बहुत ज़्यादा पेन होगा, जिसे डिस्पैरिनिया कहा जाता है। इसके अलावा इंटरकोर्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा पेन और ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। हिमेचूरिया हो सकता है, डिसयूरिया हो सकता है। ये सभी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा पेप्समियर टेस्ट जो है सर्वाइकल कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए करवाया जाता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, क्रायोसर्जरी आदि की जाती हैं। Next question. The nurse is teaching a client about adequate hand hygiene. What component of hand washing should the nurse included that is most important for removing microorganisms? आप किसी क्लाइंट को हाथों को साफ रखने के बारे में बता रहे हैं, हैंड हाइजीन रखने के बारे में बता रहे हैं। हैंड वॉशिंग का कौन सा कंपोनेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? सोप, टाइम, वाटर, फ्रिक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्रिक्शन। जब भी हम हैंड वॉशिंग करते हैं तो अपने हाथों को आपस में फ्रिक्शन करते हैं, रगड़ते हैं, घसते हैं, तो ये चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हाथ में मौजूद है, इन्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, हैंड वॉशिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करना के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप बताएंगे फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ हर्ट, हर्ट की सबसे बाहर वाली कवरिंग को आप किस नाम से जानते हैं? यस, इट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। नेक्स्ट, ब्लड वेसल विच सप्लाइज टू हर्ट, हर्ट को ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाने वाली ब्लड वेसल का नाम बताना है आपको। यस, इट इज कोरोनरी आर्टरी। और याद रखिएगा, हमारे हर्ट को जब हार्ट डायस्टॉल होता है यानी रिलैक्स पोजीशन में होता है, तब ब्लड मिलता है। यानी कोरोनरी आर्टरी के अंदर सर्कुलेशन हार्ट जब डायस्टॉल होता है तो उस समय होता है। नेक्स्ट, वाल्व फाउंड बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल,
हमारे हार्ट के राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में पाए जाने वाले वाल्व का नाम बताना है आपको। यस, इसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व या राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, वाल्व फाउंड बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पाया जाने वाला वाल्व। यस, इट इज मिट्रल वाल्व, या फिर इसे आप बाइकस्पिड वाल्व के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप इसे लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी कह सकते हैं। बाइकस्पिड वाल्व की स्ट्रक्चर बाइकस्प लाइक होती है, इसलिए इसे बाइकस्पिड कहते हैं, और ट्राइकस्पिड वाल्व में जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइकस्प से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट, हार्ट की मिडिल लेयर का नाम बताना है आपको। यस, इट इज मायोकार्डियम। नेक्स्ट, कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर पाई जाने वाली कवरिंग किस नाम से जानी जाती है? एक्सीलेंट, इट इज कॉल्ड मेनिंजस। मेनिंजस। आउटर मोस्ट मेनिंजस का नाम? यस, इट इज ड्यूरा मैटर। मिडिल मेनिंजस का नाम? यस, इट इज एरेक्नोइड मैटर। और सबसे अंदर वाली मेनिंजियल लेयर? यस, इट इज पाइया मैटर। साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स के अंदर एक टर्म यूज होती है, हिस्टीरिया। हिस्टीरिया शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग होता है किसी भी पर्सन के द्वारा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर शो करना, सिंपली कहें तो ड्रामा करना। जब किसी भीड़ में अगर कोई पर्सन ये चाहता है कि लोग उसकी तरफ ध्यान दें, उसकी तरफ आकर्षित हों, तो ऐसी सिचुएशन में वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लगता है कि सबका ध्यान उसी की ओर आ जाए। इसे आप हिस्टीरिया कहते हैं। बेसिकली ये न्यूरोटिक कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट अराइव्स इन द इमरजेंसी रूम with a hyphema. Which action by the nurse would be best? हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट आता है जिसे हाइफीमा कंडीशन है। इस पेशेंट के लिए एज अ नर्स आपके द्वारा किया जाने वाला सबसे बेस्ट एक्शन कौन सा माना जाएगा? ऑप्शन ए, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड एंड अप्लाई आइस टू द आइज। हम इस पेशेंट के बेड साइड को, हेड साइड ऑफ बेड को एलिवेट कर देंगे, ऊपर उठा देंगे और इसकी आंखों पर आइस अप्लाई करेंगे। ऑप्शन बी कहता है, प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशन एंड अप्लाई हीट टू द नी। हम इस पेशेंट को सीधा लेटाकर उसके घुटनों पर हीट अप्लाई करेंगे। ऑप्शन सी, इंसर्ट अ पॉलिश कैथेटर एंड measure the intake and output। पॉलिश कैथेटर लगाकर इनटेक आउटपुट चेक करेंगे। ऑप्शन डी, परफॉर्म अ वेजाइनल एग्जाम एंड चेक फॉर ड्रेनेज। हम क्लाइंट के अंदर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे और ड्रेनेज के डिस्चार्ज के बारे में देखेंगे। अगर आपको यहाँ पर इस हाइफीमा टर्म के बारे में आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ही आराम से दे सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए आपके इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना देते हैं। हाइफीमा शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग होता है अगर किसी क्लाइंट के आंख पर चोट लग जाए, आई में ट्रॉमा हो जाए और इसकी वजह से आंख के आगे वाले पोर्शन में यानी एंटीरियर चैम्बर में ब्लड कलेक्ट हो जाए, तो ये कंडीशन हाइफीमा कहलाती है। नोट कर लीजिएगा आप इसे। collection of blood collection of blood in anterior chamber of eye, anterior chamber
ऑफ आई इज कॉल्ड एम्फाइमा। और अगर इसके मोस्ट कॉमन कॉज के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे ट्रॉमा। अगर किसी क्लाइंट के आंख पर चोट लगती है तो उसकी वजह से आईज के एंटीरियर चैम्बर में ब्लड का कलेक्शन हो जाना हाइफीमा कहलाता है। और अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगर पेशेंट जो कि आंख पर चोट लगने के बाद आपके पास आता है और उसकी आंखों में एंटीरियर चैम्बर में आपको ब्लड दिखाई देता है तो इसका मतलब इसे हाइफीमा हुआ है। और डॉक्टर के आने तक आप इस पेशेंट को बेड पर लिटाकर उसके बेड साइड को हल्का सा ऊपर रख सकते हैं, यानी उसे सेमी फॉगलर पोजीशन में लेटा सकते हैं और उसकी आंखों पर आइस अप्लाई कर सकते हैं। ये नर्सिंग इंटरवेंशन इस सिचुएशन में किया जा सकता है। इसके अलावा क्लाइंट या नी की कंडीशन नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। पॉलिश कैथेटर का यहाँ कोई रोल नहीं है, वेजाइनल एग्जामिनेशन हमें नहीं करना है, तो ऑप्शन यहाँ ए सही माना जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन सी में पॉलिश कैथेटर का नाम आया है, तो आइए यूरिनरी कैथेटराइजेशन प्रोसीजर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप किसी भी पर्सन के अंदर जो कि यूरिन पास नहीं कर पा रहा है उसमें यूरिथ्रा के थ्रू एक ट्यूब इंसर्ट करके कैथेटर डालकर यूरिन को अगर बाहर निकालते हैं तो ये प्रोसीजर यूरिनरी कैथेटराइजेशन कहलाता है। यूरिनरी कैथेटराइजेशन यूरिन बाहर निकालने के लिए लगाया जा सकता है, सर्जरी के बाद ब्लैडर को इरिगेट करने के लिए किया जा सकता है जैसे कि TURP आगे प्रोसीजर होते हैं, या फिर यूरिन सैंपल को कलेक्ट करने के लिए लगाया जा सकता है। यूरिनरी कैथेटर कई टाइप्स के होते हैं जिनमें यहाँ पर जो फॉलिस कैथेटर बताया गया है ये इनड्वेलिंग या रिटेंशन टाइप का कैथेटर कहलाता है। इस कैथेटर को एक बार इंसर्ट किया जाता है और काफी लंबे समय तक इसे रखा जाता है। पॉलिश कैथेटर के अंदर भी डबल ल्यूमेन ट्रिपल ल्यूमेन टाइप के कैथेटर्स आते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है स्ट्रेट कैथेटर। इस कैथेटर का एग्जाम्पल है K90। ये सीधा ट्यूब लाइक एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। इस K90 कैथेटर का इस्तेमाल थोड़े समय के लिए लगाना हो तो किया जाता है। अगर पर्सन को एक बार यूरिन आउट करवाना है तो उसके लिए K90 कैथेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। इस कैथेटर को हम पेशेंट के एंटीरियर एब्डोमिनल वाल्व में डायरेक्टली पंचर करके इंसर्ट करते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन के यूरिथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन है, इसके कारण वो वहां से यूरिन पास नहीं कर पा रहा है और हम क्लाइंट के यूरिथ्रा से कैथेटर इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्लाइंट के पेल्विक एरिया में ब्लैडर के जस्ट ऊपर से एक होल बनाकर सीधा कैथेटर यहाँ डाल देंगे। इसको आप सुप्रा प्यूबिक कैथेटर कहते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें मेलकॉट या मशरूम कैथेटर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में बात की जाए तो कॉन्डम कैथेटर्स भी आते हैं जो कि कॉन्डम की तरह पर्सन को पहनने होते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से कैथेटर कितने समय के लिए लगाए जा सकते हैं, तो याद रखिएगा जो सिलिकॉन कैथेटर आता है वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक के लिए लगाया जा सकता है। उसे आप 2 से 3 महीने तक पेशेंट में लगा सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक कैथेटर 1 सप्ताह के लिए, रबर से बने कैथेटर 2 से 3 वीक के लिए, और जो पॉलीविनाइल क्लोराइड कैथेटर्स होते हैं वो 4 से 6 सप्ताह तक के लिए लगाए जाते हैं। इसके अलावा कैथेटराइजेशन के दौरान कौन सी पोजीशन दी जाती है तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप मेल पर्सन के अंदर कैथेटर लगा रहे हैं तो पेशेंट को आप सुपाइन पोजीशन देंगे और उसके जो लेग हैं हल्के से एबडक्टेड होने चाहिए, यानी कि थोड़े से दूर होने चाहिए, और पेनिस को 90 डिग्री एंगल पर आपको पकड़ के रखना है, फिर कैथेटर इंसर्ट करना है। और अगर फीमेल के अंदर कैथेटर लगाना हो तो उसके लिए फीमेल को सुपाइन पोजीशन देने के बाद उसको उसके पैरों को घुटनों से हल्का सा फोल्ड करवाना है यानी फ्लेक्स करवाना है और फिर वाइड करवाना है।
इस पोजीशन को डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन कहा जाता है। मेल के अंदर जो कैथेटर है वो करीबन 7 से 9 इंच तक इंसर्ट किया जाता है, यानी करीबन 17 से 22 सेंटीमीटर तक, और फीमेल के अंदर 3 इंच कैथेटर इंसर्ट किया जाता है। और हमेशा कैथेटर इंसर्ट करने से पहले आपको लुब्रिकेट करना है वाटर सॉल्युबल जेली से, ताकि पेशेंट को दिक्कत ना हो। कैथेटर का साइज भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं, आपके लिए ये चीज इजी रहेगी। हेडिंग लिख लीजिएगा, कैथेटर साइज। कैथेटर साइज, कैथेटर साइज की बात की जाए तो अडल्ट मेल, अडल्ट मेल के अंदर 16 से 18 फ्रेंच का कैथेटर आप इंसर्ट करेंगे। उसके बाद फीमेल की बात की जाए तो 14 टू 16 फ्रेंच। चाइल्ड की बात की जाए तो 8 से 10 फ्रेंच, और अगर इन्फेंट की बात की जाए तो 5 से 8 फ्रेंच। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। कैथेटर साइज मेल के अंदर 16 टू 18 फ्रेंच, अडल्ट फीमेल 14 टू 16 फ्रेंच, चाइल्ड 8 टू 10, इन्फेंट 5 टू 8। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू मीन बाय डिस्टोशिया टर्म? डिस्टोशिया टर्म का क्या मीनिंग होता है? एबॉर्शन, नॉर्मल लेबर, एबनॉर्मल लेबर, सिजेरियन सेक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एबनॉर्मल लेबर। देखिएगा यहाँ पर दो टर्म है। नॉर्मल लेबर को आप यूटोशिया कहते हैं, और एबनॉर्मल लेबर को आप डिस्टोशिया के नाम से जाना जाता है। किसी भी लेबर को आप नॉर्मल लेबर कब कहेंगे? जब स्पॉन्टेनियस उसका ऑनसेट देखने को मिले, यानी जब वुमेन टर्म प्रेगनेंसी पर हो, 37 से 42 सप्ताह के बीच गेस्टेशनल एज में हो, और अचानक उसमें लेबर शुरू हो जाए, तो ये नॉर्मल लेबर है। इसके अलावा बच्चा यहाँ पर हेड फर्स्ट प्रेजेंटेशन में होना चाहिए, यानी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में होना चाहिए। इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल रेंज में होनी चाहिए। साथ ही साथ इसका जो कंप्लीशन है, टर्मिनेशन है, उसमें ज़्यादा हमें मेडिसिन या इक्विपमेंट्स की इस्तेमाल नहीं करना पड़े। बच्चा स्वस्थ हो, मदर स्वस्थ हो, तो ये चीज़ नॉर्मल लेबर कहलाती है। क्या क्या कहा हमने? किसी भी वुमेन में हो रहे लेबर को आप तब नॉर्मल कह सकते हैं जब उसका स्पॉन्टेनियस ऑनसेट हो, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो, टाइम लिमिट बाउंडेड हो, इसके अलावा कम से कम उसमें मेडिसिन और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़े, बच्चा और मदर दोनों हेल्दी हों, तो इस सिचुएशन को आप यूटोशिया यानी नॉर्मल लेबर के नाम से जानते हैं। अब इसके अलावा लेबर की स्टेजेस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि जनरली एग्जाम में पूछी जाती हैं। लेबर को आप कई जगह 3 स्टेजेस में बताया गया है, कई जगह 4 स्टेजेस में बताया गया है, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ चारों स्टेज को डिस्कस कर लेते हैं। लेबर की जो फर्स्ट स्टेज होती है, ये ट्रू लेबर पेन होने से लेकर शुरू होती है, और सर्विक्स के फुल 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होने तक होती है। इसकी ड्यूरेशन की बात की जाए तो प्रीमी पैरा यानी जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनमें 12 से 16 घंटे की होती है, और सेकेंड टाइम या इससे ज़्यादा बार प्रेग्नेंट होने के समय 6 से 8 घंटे की होती है। इसे हम सर्वाइकल स्टेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्विक्स का डायलेशन देखा जाता है। लेबर की फर्स्ट स्टेज को हम आगे फर्दर स्टडी के लिए 3 और स्टेजेस में क्लासीफाई कर सकते हैं, जो कि लेटेंट, एक्टिव और ट्रांसिशनल होती हैं। लेटेंट फेज जो है 8 घंटे की होती है प्रीमी में, और मल्टीपैरा वुमेन में 4 घंटे की होती है। इसके अंदर सर्विक्स का डायलेशन 0 से 3 सेंटीमीटर के बीच होता है।
लेबर की जो फर्स्ट स्टेज का एक्टिव स्टेज है वो प्रीमी पैरा में 4 घंटे और मल्टी के अंदर 2 घंटे की होती है। इसमें सर्वाइकल डायलेक्शन 4 से 7 सेंटीमीटर होता है। और फिर आता है ट्रांजिशनल फेज जो कि प्रीमी पैरा के अंदर 3.5 घंटे की होती है और इसके अंदर जो सर्विक्स का डायलेशन है वो 8 से 10 सेंटीमीटर का होता है। जैसे ही सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है तो वहां से लेबर की सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है और इस स्टेज के अंदर बच्चे की डिलीवरी होती है। इसके अंदर टोटल समय प्रीमी ग्रेविडा मदर के अंदर 2 से 3 घंटे का और मल्टीपैरा में 30 से 40 मिनट की ये स्टेज मानी जाती है। लेबर की थर्ड स्टेज बच्चे की डिलीवरी होने से शुरू होती है और इसके बाद प्लेसेंटा के डिलीवर होने पर खत्म होती है। इसके अंदर टोटल ड्यूरेशन करीब 15 से 20 मिनट तक होती है, चाहे मल्टीपैरा हो या प्रीमी पैरा हो। फाइनली फोर्थ स्टेज आती है जिसे आप रिकवरी या ऑब्जर्वेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। इसकी ड्यूरेशन 1 घंटे की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a new diabetic is learning to administer his insulin. He receives 10 unit of NPH and 12 unit of regular insulin each morning. Which of the following statement reflects understanding of nurse teaching? आप किसी पेशेंट को जो कि न्यूली डायग्नोसिस हुआ है डायबिटीज कंडीशन के लिए, उसे इंसुलिन कैसे एडमिनिस्टर करना है इसके बारे में बता रहे हैं। इस पेशेंट के द्वारा 10 यूनिट एनपीएच और 12 यूनिट रेगुलर इंसुलिन हर सुबह लेना है। अब इस क्लाइंट को ये इंजेक्शंस कैसे लेने हैं समझाने के बाद अगर क्लाइंट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बोले तो आप ये मानेंगे कि अभी इसे और ज्यादा टीचिंग देने की आवश्यकता है। आपके ऑप्शंस हैं, when drawing up my insulin I should draw up the regular insulin first। जब मैं ये इंसुलिन लोड करूंगा सिरिंज में तो सबसे पहले मैं रेगुलर इंसुलिन निकालूंगा। ऑप्शन बी, when drawing up my insulin I should draw up the NPH insulin first। जब मैं इंसुलिन सिरिंज में लोड करूंगा तो सबसे पहले NPH इंसुलिन को लोड करूंगा। ऑप्शन सी, इट डज नॉट मैटर विच इंसुलिन आई ड्रॉप फर्स्ट। ये मायने नहीं रखता कि कौन सा इंसुलिन मुझे पहले निकालना है, मैं कोई भी इंसुलिन ले सकता हूँ। ऑप्शन डी, इट कैन नॉट मिक्स द इंसुलिन आई विल नीड 2 शॉट्स। मैं ये दोनों इंसुलिन टाइप एक साथ मिक्स करके इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे इन दोनों को अलग अलग लेना होगा। वन बाय वन सभी ऑप्शंस की बात करते हैं। अगर क्लाइंट ये कहता है कि मैं इन दोनों इंसुलिन को एक साथ मिक्स करके उपयोग नहीं कर सकता तो ये स्टेटमेंट क्लाइंट का गलत रहेगा। याद रखिएगा जितने भी टाइप के इंसुलिन आते हैं उनमें रेगुलर इंसुलिन एकमात्र ऐसे टाइप का इंसुलिन है जिसे हम आईवी रूट से भी दे सकते हैं और अदर टाइप के इंसुलिन के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर बताए गए एनपीएच और रेगुलर इंसुलिन को हम एक साथ मिक्स करके एक ही बार में क्लाइंट में लगा सकते हैं। ऑप्शन सी कहता है, इट डज नॉट मैटर विच इंसुलिन आई ड्रॉप फर्स्ट। देखिएगा ये चीज मैटर करती है। आपके पास दो बॉटल्स हैं, दो वाइल हैं जिसके अंदर अलग अलग इंसुलिन है। जैसे कि मान लीजिए इस वाइल के अंदर अलग इंसुलिन है और इस वाइल के अंदर अलग इंसुलिन है। इसमें मान लीजिए एनपीएच है और इसके अंदर रेगुलर इंसुलिन है। तो आपने अगर एनपीएच इंसुलिन को पहले सिरिंज के अंदर लोड किया और उसके बाद इसी सिरिंज से रे, रेगुलर इंसुलिन की बोतल में डालकर इसे लोड किया तो एनपीएच का कुछ पार्ट इस रेगुलर इंसुलिन की बोतल में चला जाएगा और ये रेगुलर इंसुलिन अब इन्फेक्टेड हो चुका है। इन्फेक्टेड का मतलब है इसमें एनपीएच इंसुलिन मिक्स हो चुका है और अगर आपने इस रेगुलर इंसुलिन को किसी और टाइप के इंसुलिन के साथ मिक्स करके लगाने की सोची तो इसमें एनपीएच
की मात्रा भी इसके साथ जाएगी और क्लाइंट के अंदर एडवर्स रिएक्शंस देखने को मिल सकती हैं, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो हमेशा याद रखिएगा, आप जब भी रेगुलर इंसुलिन को किसी और इंसुलिन के साथ मिक्स करके लगाने वाले हों, तो सबसे पहले आप रेगुलर इंसुलिन को निडल में लोड करेंगे और उसके बाद इसे एनपीएच वाले इंसुलिन को लोड करेंगे। इससे क्या होगा, रेगुलर इंसुलिन यदि एनपीएच की बॉटल में जाता है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसे इसके साथ मिक्स करके लगाया जा सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा, आपको रेगुलर इंसुलिन ही पहले एक निडल के अंदर, सिरिंज के अंदर लोड करना है और फिर दूसरे टाइप के इंसुलिन को लोड करना है। ऑप्शन बी कहता है व्हेन ड्राइंग अप माय इंसुलिन आई शुड ड्रॉ अप द एनपीएच इंसुलिन फर्स्ट। ये स्टेटमेंट हमने अभी आपको बताया कि गलत है। पहले एनपीएच इंसुलिन को लोड नहीं करेंगे, पहले रेगुलर इंसुलिन को लोड किया जाएगा। फाइनली आपके पास ऑप्शन ए बचता है, जो कि सही आंसर भी है। जब भी हम रेगुलर इंसुलिन को किसी और टाइप के इंसुलिन के साथ मिक्स करके एक ही बार में पेशेंट में लगाने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें रेगुलर इंसुलिन को लोड करना है और उसके बाद में दूसरे इंसुलिन को लोड करना है। इससे कंटेमिनेशन नहीं होगा, एडवर्स रिएक्शंस नहीं होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं एनपीएच इंसुलिन और रेगुलर इंसुलिन के बारे में। सबसे पहले तो आप चाहें तो इसके बारे में नोट कर लीजिएगा कि एनपीएच इंसुलिन की फुल फॉर्म होती क्या है। एनपीएच इंसुलिन का फुल फॉर्म होता है न्यूट्रल प्रोटामीन हेजिड्रॉन इंसुलिन। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, एनपीएच, इसकी फुल फॉर्म लिखिएगा न्यूट्रल प्रोटामाइन हेजिड्रॉन इंसुलिन। न्यूट्रल प्रोटामाइन हेजिड्रॉन इंसुलिन, इसे आप एक और नाम से भी जानते हैं, इसे आप आइसोफेन इंसुलिन भी कहते हैं। आइसोफेन इंसुलिन, आइसोफेन इंसुलिन, ये जो है एक इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, जिसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 90 मिनट्स होता है और 24 घंटे के लिए ये इफेक्टिव रहता है। यानी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 24 आवर्स, ऑनसेट 90 मिनट्स। नोट कर लीजिएगा, ये एक इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है। ये एक इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, जिसका जो ऑनसेट होता है वो होता है 90 मिनट्स और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो होता है 24 आवर्स। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। इंसुलिन की बात चल ही रही है, तो सभी प्रकार के इंसुलिन टाइप को हम रैपिडली रिवाइज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है। इंसुलिन को हम 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले होता है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के टाइप्स की बात की जाए तो इसमें लिस्प्रो और एस्पार्टेट दो प्रकार के इंपॉर्टेंट हैं। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का ऑनसेट 15 मिनट्स, पीक 1.5 आवर्स और ड्यूरेशन 2 to 3 आवर्स का होता है। शॉर्ट एक्टिंग टाइप के इंसुलिन का एग्जाम्पल है रेगुलर इंसुलिन, एक्ट्रापेट और प्लेन ह्यूमन इंसुलिन। इसके अगर ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात की जाए तो 30 मिनट्स, पीक 2 to 3 आवर्स और ड्यूरेशन 5 to 7 आवर्स का होता है। थर्ड टाइप इंसुलिन आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, जिसमें हमने अभी आपको पढ़ाया न्यूट्रल प्रोटामाइन हेजिड्रॉन इंसुलिन, इसे आइसोफेन इंसुलिन कहा हमने। इसके अलावा इसके अंदर ह्यूमिलिन 30/70, उसके बाद में रैपिड एनपीएस 30% रैपिड एक्टिंग और इसमें 70% आता है। अब इसके ऑनसेट की बात की जाए तो लगभग 1.5 घंटा यानी 90 मिनट्स होता है। इसका पीक जो है 6 से 12 घंटे और इसका
जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो 16 से 24 घंटे तक होता है। लास्ट हम बात करते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के अंदर ग्लैर्जिन आता है और इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो करीब 2.5 घंटे होता है। इसका कोई पीक नहीं बनता और इसकी जो ड्यूरेशन होती है टोटल 24 से 36 घंटों की होती है। याद रखिएगा, इंसुलिन जो है मोस्टली सबक्यूटेनियस रूट से लगाया जाता है, लेकिन रेगुलर इंसुलिन को हम आईवी रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इंसुलिन लगाने की यदि आपसे साइट पूछ ली जाए तो आप बता सकते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ आर्म, पेरी अम्बिलिकल एरिया जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली साइट है। इसके अलावा हिप पर या फिर एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई पर भी लगा सकते हैं। इंसुलिन से एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि अगर आप लगातार एक ही जगह पर इंसुलिन इंजेक्शन लेते हैं तो इससे कौन सा स्किन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो आप बता सकते हैं लिपोडिस्ट्रोफी। लिपोडिस्ट्रोफी इसके अंदर क्या होता है, जिस जगह पर लगातार आप इंसुलिन लेते हैं वहां की सेल्स में एब्नॉर्मलिटी आ जाती है, वहां पर एक स्किन पैच बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आपको हमेशा पहली जिस जगह पर आपने इंजेक्शन लिया है उससे कुछ हटकर इंजेक्शन लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी? इनमें से प्रेगनेंसी अचीव करने का बेस्ट टाइम कौन सा माना जाता है? मिडवे बिटवीन 7 to 8th डे ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद 7 से 8वें दिन, इमीडिएटली आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ मेंसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने के जस्ट बाद, 14 डेज आफ्टर बिगनिंग ऑफ पीरियड, पीरियड शुरू होने के 14th डे पर, ऑप्शन डी 14th डे बिफोर द नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्टेड, अगले पीरियड शुरू होने के 14 डेज पहले। यहाँ पर ऑप्शन 1 नहीं है सही, 2 भी नहीं है सही। अब इन दोनों में से आप आंसर दीजिएगा, पीरियड शुरू होने के 14 दिन बाद या फिर अगला पीरियड शुरू होने से 14 दिन पहले। आप इस कंडीशन को तो समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उस दिन यदि इंटरकोर्स किया जाए तो प्रेगनेंसी अचीव करने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो अब ओव्यूलेशन किस दिन होता है वो आप बताएं। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। कभी भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी वुमेन में ओव्यूलेशन कब होता है तो आप बताएंगे अगले पीरियड के शुरू होने से 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होता है। यानी किसी वुमेन के अंदर मान लीजिए 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो इसमें 14th डे पर ओव्यूलेशन होगा। और अगर किसी वुमेन में 35 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो किस दिन होगा? यस एग्जैक्टली। अगर आप 35 डेज में 14 डे माइनस कर दें यानी 14 दिन पहले जब ये चीज होती है तो आपको एग्जैक्ट डेट मिल जाएगी जिस दिन ओव्यूलेशन होना है। अगर आप यहाँ से इसे हटाएंगे तो कितने दिन पर मिलेगा? 21 डेज पर। यानी कि अगर किसी वुमेन के अंदर 35 डेज का साइकिल है तो इस 35 डेज में 21 डे पर ओव्यूलेशन देखने को मिलेगा, या यूं कह सकते हैं कि अगले पीरियड शुरू होने से जस्ट 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल की यदि आपसे ड्यूरेशन पूछी जाए तो आप बताएंगे 28 से 35 दिन, सॉरी 21 से 35 डेज। यहाँ नोट करिएगा, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की एग्जैक्ट ड्यूरेशन आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं 21 दिनों से लेकर 35 दिनों तक का साइकिल हो सकता है। और सटीक आंसर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 28 डेज। 21 से 35 दिनों का साइकिल होता है नॉर्मली, और एग्जैक्ट पूछा जाए तो मोस्टली 28 दिनों का साइकिल होता है।
अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एक मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर टोटल ब्लड लॉस कितना एमएल होता है, तो क्या बताएंगे आप? आप बता सकते हैं 20 से लेकर 80 ml तक एक पीरियड में ब्लड लॉस होता है। कितना? 20 ml से लेकर 80 ml तक एक पीरियड में ब्लड लॉस देखने को मिलता है। और अगर आपसे एग्जामिनर एवरेज पूछ ले कि कितना होता है, तो आप बता सकते हैं 35 से 50 ml तक। दिस इज द एवरेज वैल्यू। इसके अलावा जब वुमेन प्यूबर्टी में आती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है और इसे आप मेनार्की कहते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना लास्ट साइन है प्यूबर्टी का। और जब वुमेन 45 ईयर्स की हो जाती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। इसे आप मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस हार्मोन के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है या मेन हार्मोन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सा होता है, तो आप बताएंगे एस्ट्रोजन। याद रखिएगा, फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलपमेंट के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन ही मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल में जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उस दिन वुमेन को लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। इसे मिट्टल स्टर्मर साइन के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टल स्टर्मर साइन, जिसमें लोअर एब्डोमेन में ओव्यूलेशन के समय पेन फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन ऑफ प्लेसेंटा इज। इनमें से प्लेसेंटा का कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या फिर ऑक्सीटोसिन? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। प्लेसेंटा का कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी कि एचसीजी को कहा जाता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। आइए प्लेसेंटा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लेसेंटा का शेप कैसा होता है, तो आप बताएंगे इट इज डिस्कॉइडल शेप। ये डिस्क लाइक या डिस्कॉइडल शेप की स्ट्रक्चर होती है। प्लेसेंटा के डेवलपमेंट की बात की जाए तो इसमें कोरियोनिक प्रोंडोसम फीटल पार्ट और डेसिडुआ बेसिलिस मैटरनल पार्ट के कॉम्बिनेशन से इसका डेवलपमेंट होता है। प्लेसेंटा का डेवलपमेंट जो है 6 सप्ताह पर शुरू होता है और 12 वीक पर कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा प्लेसेंटा के डायमीटर की बात की जाए तो ये करीब 15 से 20 सेंटीमीटर होता है। इसके वेट की बात की जाए तो करीबन 500 ग्राम्स इसका वेट होता है। और बच्चे से प्लेसेंटा के वेट को कंपेयर करके रेशो पूछा जाए तो 1:6 बताएंगे आप, क्योंकि प्लेसेंटा का जो वजन है 500 ग्राम्स और बच्चे का वजन डिलीवरी के समय 3000 ग्राम होता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1:6 रेशो में आएगा और प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा याद रखिएगा, प्लेसेंटा में जो फीटल साइड होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और क्लीन होती है, और जो मैटरनल साइड होती है वो काफ़ी ज़्यादा रफ होती है। इस तरह से मैटरनल सरफेस और फीटल सरफेस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फीटल साइड से ही अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा से अटैच रहती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।